डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ जो स्पेसिफिक जो सपोर्टिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो बेड से रिलेटेड होते हैं उनके विषय में बताने जा रहा हूँ, जिसमें बैक रेस्ट होता है, फुट बोर्ड होता है, बेड क्रैडल्स होते हैं, बेड ब्लॉक्स होते हैं और प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस होती हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो पेशेंट को किस तरीके से सपोर्ट करना है उसके लिए बेड के साथ एसेसरी आइटम्स के साथ यूज होती है। ठीक है, जनरली इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिव अप्लायंसेस इन पेशेंट केयर, एनहांस कंफर्ट, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, एड इन रिकवरी एंड मोबिलिटी। मींस पहली चीज़ की इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिव अप्लायंसेस इन पेशेंट केयर। तो एक सपोर्टिव अप्लायंस है पेशेंट केयर के लिए। दूसरी चीज़ इट एनहांसेस कंफर्ट, ये जो पेशेंट का कंफर्ट है, उसका जो आराम है उसको बढ़ाता है और साथ में प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है एंड एड इन रिकवरी एंड मोबिलिटी। और इसके साथ साथ ये इस रूप में सहायक होता है कि पेशेंट की एक तरीके से रिकवरी, जो उसका सुधार होने की जो प्रक्रिया है उसमें सहायक होता है और पेशेंट को मोबाइल करने के लिए, चलाने में या उसको मूवमेंट कराने में भी जल्दी से सपोर्ट करके रिकवर करता है। ठीक है, ओवरव्यू इन एडिशन ब्लड अप्लायंसेस जैसे बैक रेस्ट, फुट बोर्ड, बेड क्रैडल्स, बेड ब्लॉक्स एंड प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस। तो ये आप चाहें तो इसका समझ लीजिए कि बैक रेस्ट पीछे की तरफ से सपोर्टिव बैक रेस्ट होता है, इंक्लाइन होता है। तो जिस तरीके से पेशेंट की अगर पॉस्चर होती है, चाहे सिटिंग पॉस्चर हो चाहे लाइंग पॉस्चर हो, दोनों ही स्टेज में पेशेंट को बैक रेस्ट पीछे से सपोर्ट मिलता है। फुट बोर्ड पैर की तरफ होता है, बेड के नीचे भी उसमें लगाया जाता है, फुट अप किया जा सकता है पैर का हिस्सा। और ज़रूरत पड़ने पर इस तरीके का होता है कि वो पैर के नीचे भी जो पैर का जो सोल का हिस्सा होता है उस हिस्से के पार्ट में अगर आप एंकल के पास से लगा दें तो वो हिस्सा ऊंचा हो जाता है। नेक्स्ट इज बेड क्रैडल्स। बेड क्रैडल्स देखा हुआ ज़्यादातर जो बर्न्स के केसेस होती हैं, जो स्किन इंजरीज होती हैं, उन केसेस में एक स्टील का एक तरीके से बॉडी होता है जो बिल्कुल इस तरीके से सर्कमफ्रेंस होता है और हाफ इस तरीके, तो जो पेशेंट को डायरेक्ट चद्दर या लिनन्स ना उठा करके उसको ऊपर से उठा दिया जाए ताकि उसकी बॉडी को टच ना करे। तो बर्न के केसेस में स्किन बर्न होता है, तो अगर ऊपर से कोई चीज़ उठाएंगे, उसको कवर करेंगे तो फिर दिक्कत करेगा, प्रेशर होगा और अनकम्फर्टेबल भी होगा, तो इसलिए वो क्रैडल्स लगाते हैं। बेड ब्लॉक्स होते हैं जो बिल्कुल पैर के नीचे जो लगता है, बेड के जो नीचे का हिस्सा जहाँ पर उनके बेड के पैर होते हैं उनमें नीचे लगा करके उसको अप करते हैं। और इसके साथ साथ प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस होती है जो टाइम टू टाइम प्रेशर रिलीव करती रहती है। बैक रेस्ट में क्या होता है? A device used to support the back of a patient in a semi-sitting position। जो सेमी सिटिंग पोजीशन होती है उसमें पेशेंट के बैक रेस्ट देकर लगाया जाता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग, फीडिंग एंड कंफर्ट। ये पेशेंट को सांस लेने में, भोजन खिलाने में और साथ में आराम देने की स्थिति में सहायक होता है। ठीक है, बैक रेस्ट में इंडिकेशंस फॉर यूज, किन कंडीशंस में इनको यूज करते हैं? पहला है रेस्पिरेटरी डिस्टेंस। जब पेशेंट की बहुत सांस फूल रही होती है तो पेशेंट का बेड करीब 45 से 60 डिग्री उठा करके और पीछे से बैक रेस्ट लगा देते हैं तो जो ब्रीदिंग होती है उसमें उसको सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर। जो पेशेंट्स का सर्जरी होता है, उन पेशेंट की सर्जरी होने के बाद उनको बैक रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब उठाना होता है तो बेड के सपोर्ट के साथ ही नहीं उठाते, क्योंकि बेड का जो बैक पार्ट होता है उसके साथ सपोर्ट पूरा देंगे तो पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि जो कर्वेचर होता है वो चेंज होता है। अगर बैक रेस्ट दे देंगे तो लगभग उनको हल्का सा कर्वेचर मिल जाएगा और सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिससे पूरा बेंड नहीं होगा पेशेंट। ठीक है, एंड इट्स एल्डरली और बेडरिडेन पेशेंट। और इसके साथ साथ जो बहुत बुजुर्ग पेशेंट होते हैं या लंबे समय तक बेड पर लेटे रहते हैं जो पेशेंट्स, उनके लिए भी ये कंफर्टेबल होता है। इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या हैं? एडवांटेजेस आपको बता देता हूँ। इट इम्प्रूव्स वेंटिलेशन, ये सांस लेने की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाते हैं। एनहांसेस कंफर्ट, ये जो आराम की स्थिति है उसको बेहतर करते हैं। और इसकी लिमिटेशंस क्या होती है? मेक कॉज प्रेशर ऑन लोअर बैक। तो अगर बैक रेस्ट जो लगाते हैं, अगर लंबे समय तक लगाए रखें तो उसका भी दबाव पीछे के हिस्से पे बना रह सकता है या उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। तो लंबे समय तक नहीं करना है, टाइम टू टाइम पोजीशंस चेंज कर देनी रहती है, क्योंकि एक ही पॉस्चर में कभी भी पेशेंट को लॉन्ग टाइम हम लोग नहीं रखते हैं। यानी हाउ हर 1-2 घंटे में उसकी पॉस्चर कुछ ना कुछ अगर एडजस्टेबल है तो चेंज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट इज फुट बोर्ड। फुट बोर्ड क्या होता है? अ बोर्ड प्लेस्ड एट द फुट ऑफ द बेड। बेड के फुट पे जो लगाते हैं उसको फुट बोर्ड कहते हैं।
प्रिवेंट्स फूड ड्रॉप, पैर को गिरने नहीं देता। जैसे जनरली फूड ड्रॉप होता है डाउन हो जाते हैं, लेकिन अगर सपोर्ट नीचे से लगा हुआ है तो वो उठे रहेंगे इस तरीके से। इसके इंडिकेशंस क्या है? पेशेंट्स विद प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, लंबे समय तक जो पेशेंट बेड रेस्ट करता है उसके लिए, या फिर वो न्यूरोलॉजिकल अगर कंडीशंस है। क्या होता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में पेशेंट को पैरालाइज है या उसके पैर की जो ताकत है वो कम हो गई है, उस स्टेज में क्या होता है जो लिम्स होते हैं बिल्कुल फॉलन डाउन होते हैं, गिरे हुए से, तो उसको सपोर्ट देने के लिए नीचे से बैक रेस्ट, अगर फुट रेस्ट लगा देते हैं तो ऐसी पोस्चर में खड़े रहते हैं, है ना। इससे एक तरीके से उनमें जो क्या कहते हैं कि स्ट्रेस टेंशन बनी रहती है, अदरवाइज वो रिलैक्स हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा अगर इस स्टेट में रहेगा कि टेंशन बनी रहेगी तो ऑब्वियस क्या होता है बाद में जब उसकी रिकवरी होनी होती है तो उसमें काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। अगर नहीं इसको यूज़ करते हैं तो रिस्क ऑफ फूड इंडिकेशन अफॉर्डिंग, इसके साथ साथ अगर नहीं लगाते हैं तो फूड ड्रॉप होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फूड बोर्ड। फूड बोर्ड क्या होता है? इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, क्या इसके लाभ है और क्या इसके लिमिटेशन है। एडवांटेजेस क्या है? इट प्रिवेंट्स फूड ड्रॉप, पैर को गिरने से बचाता है, एंड मेंटेन्स पोस्चर, पोस्चर को मेंटेन रखता है। इसकी लिमिटेशन क्या है? इम्प्रॉपर यूज में कॉज डिस्कम्फर्ट, अगर प्रॉपरली उसको लगाया नहीं गया, सही से एडजस्टमेंट नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, आराम की स्थिति में उसको मुश्किल होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, अगर कोई भी हम एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं या कोई सपोर्टिव चीज़ें लगा रहे हैं, अगर वो सही से नहीं लगाते तो स्वाभाविक है पेशेंट को आराम तलब स्थित नहीं हो, उसको उलझन बेचैनी या परेशानी होगी उस चीज़ से, तो वो पॉइंट आउट अगर कॉन्शियस है तो करेगा, अगर अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है तो उस स्टेट में फिर आपको असेसमेंट करना होगा कि उसके उस ऑर्गन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही जिसमें हमने उसको सपोर्टिव कोई चीज़ लगाई है। नेक्स्ट इज बेड क्रेडल्स। बेड क्रेडल्स मैंने आपको बताया डेफिनेशन एंड पर्पसेस में, ए फ्रेम प्लेस्ड ओवर द बेड टू कीप बेड लिनन ऑफ द पेशेंट्स बॉडी। मतलब जो क्रेडल होता है जनरली पेशेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड लेटा हुआ है, उसके ऊपर से एक तरीके से इस तरीके का डिवाइस होता है, ठीक है, स्टील का होता है और वो पूरा का पूरा पेशेंट के ऊपर से होता है। तो अगर कुछ भी बिछाना है डालना है तो ऊपर से डालेंगे, पेशेंट की बॉडी को टच नहीं करेंगे, ठीक है। अंदर का पूरा ड्रेसिंग है, कवर है पेशेंट, तो उसके ऊपर से चादर या कंबल या और भी चीज़ें जो डालते हैं पेशेंट के उसको मेंटेन रखने के लिए टेम्परेचर को या उस तरीके से, तो उसके ऊपर से न डाल करके बनस्पत ऊपर से रखते हैं ताकि बॉडी के ऊपर प्रेशर ना, क्योंकि क्या होता है बर्न के केसेस में या स्किन इंजरी के केसेस में अगर आप प्रेशर देंगे तो हीलिंग अच्छी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। सो प्रेशर नहीं मिलना चाहिए वहाँ, सो जस्ट कीप द वुंड फ्री, बस ड्रेसिंग का पार्ट है वो रहे और कुछ ना रहे। तो जब भी कभी भी आप बर्न के केसेस में देखेंगे तो क्रेडल्स अप्लाई, अगर ज़्यादा बर्न है तो क्रेडल्स अप्लाई होते हैं। इट प्रिवेंट्स प्रेशर एंड इरिटेशन, तो ये प्रेशर को प्रिवेंट करता है और साथ में इरिटेशन को भी प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि जैसे पेशेंट ने ड्रेसिंग पहना हुआ, ड्रेसिंग करा हुआ, उसके ऊपर से चादर डाल दिया, कंबल डाल दिया, तो धीरे धीरे अंदर करके पसीना या थोड़ी सी इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो वो इरिटेशन करेगा, खुजली करेगा, वहाँ पे इचिंग क्रिएट कर सकता है। तो पेशेंट अगर खुद कॉन्शियस है और उसको करता है तो वो घाव जो है इरोड हो सकता है ना, तो इसकी वजह से फिर ब्लीडिंग हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन, या फिर वो घाव ही आगे बढ़ने में फिर दिक्कत है। तो ये चीज़ को बचाव करने के लिए काम किया। इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं यूज़ के लिए? बर्न्स में यूज़ होता है स्किन ग्राफ्टिंग, जो बाहर से स्किन कट करके लगाई जाती है उस पर्टिकुलर बर्न एरिया में, उसमें फ्रैक्चर्स के केसेस में जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, बहुत ज़्यादा ओपन कंपाउंड या कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है, बोन बाहर की तरफ आ गई है, स्किन पूरी डिस्टॉर्टेड है, उन केसेस में हम ऊपर से फिर नहीं यूज़ करते हैं, बनस्पत क्रेडल्स को लगा देते हैं। साथ में प्रेशर अल्सर्स, जो दबाव के कारण जो अल्सर्स बने हैं उनको भी बचाए रखने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए हम क्रेडल्स का एप्लीकेशन करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? इट रिड्यूसेस प्रेशर, ऑब्वियसली प्रेशर को रिड्यूस करता है। दूसरा एनहांसेस हीलिंग, अगर प्रेशर रिड्यूस रहेगा तो ऑब्वियसली हीलिंग अच्छी होगी, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है? बल्कि एंड में लिमिट मूवमेंट, अगर जो पेशेंट बल्की हैं और जिनका मूवमेंट लिमिटेड है उनके लिए ये कम एप्लीकेबल होता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज बेड ब्लॉक्स, इसका डेफिनेशंस एंड पर्पसेस। वुडन और प्लास्टिक ब्लॉक्स प्लेस्ड अंडर बेड लेग्स, तो जो वुडन लकड़ी के या प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते हैं जो पैर के नीचे बेड के लगाए जाते हैं, यूज टू एलिवेट हेड और फुट एंड ऑफ द बेड,
पेशेंट का हेड अप साइड या फुट एंड साइड को एलिवेट करने के लिए उसको नीचे लगाया जाता है, ताकि पैर का हिस्सा अगर ऊंचा करना है तो अप्लाई कर सकते हैं, सिर का हिस्सा अगर ऊंचा करना है तो भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बेड ब्लॉक्स क्या होते हैं? इट इम्प्रूव सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। पॉस्चरल ड्रेनेज, ये इंपॉर्टेंट है। पॉस्चरल ड्रेनेज मतलब अगर हमने सिर का हिस्सा ऊंचा किया तो सप्लाई ऊपर से नीचे की तरफ बेहतर जा पाएगी। अगर फुट का हिस्सा हमने ऊंचा किया तो फुट के हिस्से से हेड की तरफ सप्लाई अच्छी जा पाएगी। तो दोनों ही तरीके की कंडीशंस होती हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन किस तरफ ये चीज़ अप्लाई होना है, इसके हिसाब से मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट इज गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्सेस। तो जो देखा होगा आपने, अचानक से कुछ अंदर का खाया हुआ जितना भी एसिड है और रिफ्लक्स होकर गले पे आता है, तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ होती है तो हम पेशेंट का फुट हेडअप जो है हेडअप करके रखते हैं, सिर का हिस्सा उठा के रखते हैं, ताकि कुछ भी रिफ्लक्स हो तो उस हिसाब से अंदर ना जाए। क्योंकि अगर लाई सरफेस पे लेटा हुआ है पेशेंट और रिफ्लक्स हुआ तो सीधे सांस के रास्ते में भी जा सकता है। तो अगर थोड़ा सा उठा के रखेंगे तो वो आपके सांस के रास्ते में न जा करके वापस खाने के ही रास्ते में जा जाएगा। नेक्स्ट इज बेड ब्लॉक्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। एडवांटेजेस क्या है? सिंपल एंड इफेक्टिव, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सिराने अगर एक ब्लॉक रख दिया दोनों पैर के नीचे तो ऊंचा होगा, उसमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी। नेक्स्ट कॉस्ट एफिशिएंट, इसमें कोई खास पैसा नहीं लगता। लकड़ी के दो गुटके बनवा लेते हैं प्रॉपर साइज के, और उसके बेड का जो ये जैसे नीचे का हिस्से जो होते हैं उनके जो उनमें रख देते हैं, जो भी उनके पैर के हिस्से होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो उनमें एक एक पैर के नीचे हेड साइड उठाना है तो दोनों के नीचे रख दिया, फिर उसके ऊपर वो रख दिया। तो उतना हिस्सा, मान लो ब्लॉक कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा, अगर ब्लॉक और हाइट का रखना है तो उससे हाइट का रख दिया तो और ऊंचा। इस तरीके से हेडअप होता है। ऐसे यही चीज़ फुटअप होता है। एक साथ दोनों नहीं अप्लाई करते, एक साथ दोनों अप्लाई करोगे फिर बराबर हो जाएगा, तो फिर पर्पस क्या सॉल्व होगा। लिमिटेशंस क्या है? रेस्ट ऑफ इनस्टेबिलिटी इज नॉट प्लेस्ड प्रॉपर्ली। अगर सही से वो ब्लॉक्स नहीं नीचे रखे गए तो उसके कारण से क्या होगा? बैलेंस नहीं सही होगा और पेशेंट को चोट लग सकती है या गिर सकता है। एयर मैट्रेस, वाटर बेड, फोम कुशंस एंड जेल बैग्स, तो इस तरीके के चीज़ें जो है अप्लाई होती हैं प्रेशर रिलीफ के लिए। पहला है एयर मैट्रेस, दूसरा है वाटर बेड, तीसरा है फोम कुशंस और चौथा है जेल बैग्स। तो ये चारों जो तरीके के जो मैट्रेसेस और पैड होते हैं या ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक तरीके से प्रेशर को रिलीव करती है। क्या? क्योंकि एयर मैट्रेस अगर है तो कंप्रेशन ज़्यादा नहीं होगा, नीचे से हल्का सा उठा रहेगा नीचे से। दूसरा वाटर बेड है तो भी जो प्रेशर है वो रिलीव रहेगा, और साथ में अगर फोम का कुशन है तो भी डायरेक्ट बॉडी के साथ दबाव नहीं होगा, और साथ में अगर जेल पैड्स है तो वो पूरा कंफर्ट देते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस इंडिकेशंस फॉर यूज। इमोबाइल पेशेंट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जो पेशेंट नहीं चलते फिरते हैं उनके लिए है। हाई रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर, और जिन पेशेंट्स में इस बात का संभावना ज़्यादा होती है कि उनको दबाव लगातार बढ़ते रहने से वहाँ पे घाव हो सकता है, उन पेशेंट्स में इसको हम अप्लाई करते हैं। और तीसरी चीज़ है पोस्ट सर्जिकल केयर। जब पोस्ट सर्जरी हो जाती है उसके बाद जो पेशेंट्स की केयर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस के एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। एडवांटेजेस मीन्स प्रिवेंट्स बेड सोर्स, ये बेड सोर को रोकता है। और नेक्स्ट, एनहांस कंफर्ट, आराम को बढ़ाता है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? इट्स अ कॉस्टली, जो इस तरीके की जो प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस होती हैं, चाहे फोम हो, चाहे जेल हो, चाहे वाटर बेड हो या एयर मैट्रेस हो, ये कॉस्टली आता है, महंगे आते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि लिमिटेशंस में ये कॉस्टली है एंड इट रिक्वायर्स मेंटेनेंस। तो ये जो चीज़ें हैं इनका मेंटेनेंस भी सही से होना चाहिए। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा, मान लीजिए एयर मैट्रेस है, कहीं से टीयर हो गया, फट गया, या कोई ब्रिक हो गया तो उसकी वजह से एयर लीक हो जाएगा तो सारा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर जेल का है या कोई और भी फॉर्म का है तो अगर उसको किसी तरीके से कट हो जाए वहाँ से, या किसी तरीके से टीयर हो जाए तो उसकी वजह से उसका जो इफेक्टिवनेस है, जो उसकी वर्किंग है वो रुक जाएगी। तो ये कॉस्टली है और मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होता है, इसको केयरफुली अप्लाई किया जाता है। जब यूज़ हो जाए तो प्रॉपर्ली इसको सिमेट्रिकली बंद करके फिर अपना सिस्टमेटिकली रख दिया जाता है। फिर जब नेक्स्ट पेशेंट आए तो उसको तब अप्लाई करें, मल्टीपल टाइम मिस यूज़ ना करें ताकि चीज़ें वो खराब ना हो। नेक्स्ट इज नर्सिंग कंसिडरेशन इन यूज ऑफ सपोर्टिव अप्लायंसेस। तो बेसिकली
करते हैं तो उसमें नर्सिंग कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ का जो एप्लीकेशन है वो नर्सिंग स्टाफ के ही लेवल पे होता है। तो इसमें रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए। तीसरा, पेशेंट की एजुकेशन होनी चाहिए। और चौथा, मॉनिटरिंग फॉर कंप्लायंस। तो रेगुलर असेसमेंट हो उन चीज़ों का जो सपोर्टिव अप्लायंसेस हैं उनका प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पोजिशनिंग सही ना रखें जिसकी वजह से वो अप्लायंस खराब हो या ब्रेक हो। नेक्स्ट, पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट को उस चीज़ के विषय में थोड़ा जानकारी दे देंगे तो वो आपके लिए सुलभ रहेगा काम करना। चौथी चीज़, मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशंस। अगर कोई उससे रिलेटेड उन अप्लायंसेस की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि लगा दिया, छोड़ दिया और फिर चल रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो ये भी ध्यान देना है कि जब अलग से इस तरीके के अप्लायंसेस लगाए गए तो कितने समय के लिए लगाए गए हैं, किस परिस्थिति के लिए लगाए गए हैं और उसका जो गुड यूज़ है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा ना हो कि हमने लगा तो दिया और उसको छोड़ दिया और उसकी वजह से कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट हो, इसका भी असेसमेंट जरूरी होता है। क्योंकि ये नहीं कि खाली एक बार एयर मैट्रेस लगा दिया पड़ा हुआ है, जेल से रिलेटेड पैड लगा दिया छोड़ दिया पड़ा है, पैड ब्लॉक्स लगा दिए पड़ा है, ऐसे नहीं। इट हैज़ टू बी रिव्यूड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एंड टाइम। नेक्स्ट इज सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड पेशेंट कंफर्ट। क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए पेशेंट कंफर्ट में? एंश्योर डिवाइस स्टेबिलिटी। जो डिवाइस यूज़ की जा रही है उसकी स्टेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए। दूसरा, अवॉइड ओवर यूज़। उन जो डिवाइसेस का ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ का भी अगर ओवर यूज़ होता है, अधिक इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं उसमें उसके जो प्रभाविकता है, उसके जो गुण है, उसकी क्वालिटी है, उसमें दिक्कत आ सकती है और वो आगे चल करके हो सकता है इफेक्टिव ना रहे उतना। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्वालिटी में अगर कोई भी इश्यूज क्रिएट होते हैं तो जो पर्पज सॉल्व होना है उस पर्टिकुलर चीज़ का वो कम हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेन हाइजीन। इसके साथ साथ उस डिवाइस का भी हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो अगर हम उसको गंदा संदा ही ऐसे छोड़ देंगे, उसको सही से नहीं केयर करके रखेंगे तो फिर ऑब्वियसली मुश्किल हो सकता है, या उसकी वजह से भी कंटामिनेशन भी हो सकता है और वो डिवाइस भी डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट, एडजस्ट फॉर इंडिविजुअल नीड्स। और जिस तरीके से एक एक व्यक्ति को या पेशेंट को नीड हो उसके अकॉर्डिंग ही उसका एडजस्टमेंट करें। मान लो कोई 80 किलो का पेशेंट है उसके हिसाब से और कोई 40 किलो का पेशेंट है तो उसके हिसाब से। तो एडजस्टमेंट भी आपको ध्यान रखना है कि हर जगह एक जैसा ही नहीं होगा। जैसा पेशेंट होगा, जैसा केस होगा, जैसे आउटकम की रिक्वायरमेंट होगी, उन चीज़ों पे ही हमारा ध्यान करते हुए उस चीज़ का हम एप्लीकेशन करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। कोई भी अगर प्रोसेस करते हैं, कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ अगर कोई माल फंक्शनिंग हो रही है या उस डिवाइस का काम करने में मुश्किल हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट करना भी अनिवार्य है। तो इसमें पहले क्या रिकॉर्ड टाइप एंड अप्लायंसेस यूज, उसका जो जिस तरीके का चीज़ है उस टाइप के अप्लायंस का रिकॉर्ड करना जरूरी है, जैसा यूज़ किया जा रहा है। ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, कितने समय के लिए ये यूज़ किया गया और कितनी बार यूज़ किया गया। इसके साथ साथ पेशेंट रिस्पॉन्स, उससे पेशेंट को क्या रिस्पॉन्स आया, क्योंकि जब कभी भी हम लोग कोई एक्स्ट्रा अप्लायंसेस यूज़ करते हैं तो जिस टाइम से स्टार्ट करते हैं और जिस टाइम उसको विड्रॉ करते हैं दोनों टाइम मेंशन करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी असेसमेंट करते हैं कि उस डिवाइस को जो लगाया गया वो डिवाइस उस समय जब लगाया तो स्वेलिंग फुट में कितनी ज़्यादा थी या इतने सेंटीमीटर पैर की जो थी सरकमफ्रेंस थी, अब जब निकाला तो सरकमफ्रेंस इतनी है। मतलब पहले अगर 10 सेंटीमीटर थी तो अभी घट करके 8 सेंटीमीटर हो गई। मतलब वो स्वेलिंग पहले से कंपैरेटिवली कम हुई। इसका मतलब जो हमने डिवाइस यूज़ की थी, जो अप्लायंस यूज़ किया था वो इफेक्टिव है। इज इट क्लियर? हर चीज़ मेडिकेशन से ही नहीं होती है, कुछ चीज़ें फिजिकल मैनेजमेंट से भी सेटल हो जाती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद एनी एडवर्स इवेंट्स, और इसके साथ साथ कोई भी अगर एडवर्स इवेंट्स है, मान लो हमने फुट ब्लॉक कोई लगाया और पेशेंट को ऊंचा करके रखा पैर का हिस्सा, किसी कारण से वो पैर हल्का सा ठंडा होने लगा या नीला पड़ा या कोई ऐसी दिक्कत लग रही तो उसको अलर्ट होकर रिस्पॉन्स करना, क्योंकि सर्कुलेशन वहाँ पे कम पहुँच रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, समरी एंड कंक्लूजन।
सपोर्टिव डिवाइसेस आर एसेंशियल इन पेशेंट केयर। जो सपोर्टिव डिवाइस होती हैं वो आवश्यक होती हैं पेशेंट केयर में। नेक्स्ट इज प्रॉपर यूज एनहांसेस रिकवरी एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर हम उन डिवाइसेस का प्रॉपर यूज करते हैं तो उसका जो पेशेंट की रिकवरी है वो बेटर होगी और प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन, जो उसके कॉम्प्लिकेशन है उससे रिलेटेड जो उपद्रव होने हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकेंगे। नेक्स्ट इज नर्सेस प्ले ए की रोल इन देयर इफेक्टिव यूज। और इसमें जो नर्सेस होती हैं उनका सबसे मुख्य रोल होता है उन चीज़ों को बनाए रखने में और प्रभावी रूप से इस्तेमाल करके उसका बेस्ट आउटकम लेने में। तो इस तरीके के जितने भी अप्लायंसेस जो सपोर्टिव अप्लायंसेस हैं पेशेंट के बेड से रिलेटेड, तो उसमें इन सारी चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें कि पहली बात कंफर्ट मिले पेशेंट को, दूसरा हमारा जो आउटकम हमको मिलना है वो प्रॉपर मिले, तीसरा उससे रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या कोई इवेंट्स हो रहे हैं उसको ध्यान रखना है और उसको टाइमली इन्फॉर्म करना है और उन डिवाइसेस को आगे रेगुलरली यूज़ करना है या विड्रॉ कर लेना है, ये डिसीजन भी टाइमली लेना है। क्योंकि अगर हमने उसमें देर किया और वो चीज़ों को विड्रॉ करने में समय लगाया तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे और वो ऑर्गन को बहुत बुरा असर हो सकता है। तो ये जिम्मेदारी नर्सिंग स्टाफ की है कि वो टाइमली उन चीज़ों को असेसमेंट कर ले और समय से अप्लाई करके जब विड्रॉ करने के इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसको विड्रॉ भी करे और उसकी रिपोर्टिंग भी करे, इसका बेस्ट रिजल्ट मिला या कोई पुअर रिजल्ट मिला कि स्टेटस से। ठीक है, तो इस तरीके के इन सारी डिवाइसेस जो बेड के साथ यूज़ होती हैं उनको हम लोग ठीक है। थैंक यू।